Hello everyone. Today we will be start a topic of pathophysiology, basic principle of cell injury and adaptation. इस टॉपिक में हम पैथोफिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, डिफाइनेशन और होम्योस्टेसिस, कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम, टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम आज की क्लास में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेटरल मीनिंग ऑफ पैथोफिजियोलॉजी. जैसा कि हम जानते हैं लेटरल मीनिंग पैथोफिजियोलॉजी का है स्टडी ऑफ डिजीज़ या सफरिंग. पैथोफिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कॉज ऑफ डिजीज़ की वजह, एसोसिएटेड चेंज अलग अलग बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस में एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस. पैथोफिजियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ एंड कोरिलेशन विद द अंडरलाइनिंग एबनॉर्मलिटी एंड फिजिकल डिस्टर्बेंसेस. मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है प्रूफ. यहाँ स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रूफ डिजीज़ का, रिलेट करते हैं एबनॉर्मलिटी से, फिजिकल डिस्टर्बेंस से. सो नाउ स्टार्ट होम्योस्टेसिस. ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे आपने पहले भी पढ़ रखा है. ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. इन मॉडर्न फिजियोलॉजी होम्योस्टेसिस हैज विटरल रोल. ये दो वर्ड से ड्राइव किया गया है, होम्यो एंड स्टेसिस. ये दोनों ग्रीक वर्ड है. होम्यो का मतलब होता है द सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग. एक्चुअल मीनिंग होम्योस्टेसिस का होता है स्टेइंग और स्टैंडिंग द सेम. इसका मतलब होगा अ कंडीशन मे वेरी बट रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट. Thus, homeostasis is defined as a state of dynamic equilibrium that maintain a constant internal physiological environment of the body constant with respect to the change external environmental conditions. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम. इसको हम होम्योस्टेसिस कंट्रोल मैकेनिज्म भी कह सकते हैं. जैसा कि हम जानते हैं सभी बॉडी ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस. इस कोऑर्डिनेशन को मेनली कंट्रोल किया जाता है न्यूरोक्राइन से, जो कि पार्ट होता है दोनों का, नर्व और एंडोक्राइन सिस्टम का. ये सिस्टम यूज़ करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग, इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, डिलीवर करता है नर्व और ब्लड बोर्न हार्मोन्स को इन्फॉर्मेशन कैरी करने के लिए. कंपोनेंट फीडबैक सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर. लेट्स अंडरस्टैंड विद द फिगर. अगर इम्बैलेंस हो गया होम्योस्टेसिस से, स्टिमुलेट चेंज डिटेक्ट किया जाएगा रिसेप्टर के ज़रिए. इन्फॉर्मेशन सेंड कर दिया जाएगा कंट्रोल सेंटर को अफरेंट पाथवे के थ्रू. कंट्रोल सेंटर इन्फॉर्मेशन भेजेगा इफेक्टर को डिफरेंट पाथवे के ज़रिए. इफेक्टर के ज़रिए हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगा. अब एक एक करके रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर को समझते हैं. रिसेप्टर को हम सेंसर भी कहते हैं. ये पहला कंपोनेंट होता है फीडबैक सिस्टम का. ये एक टाइप ऑफ सेंसर है जो रिसीव करता है एनवायरमेंटल चेंज और दूसरे चेंजेस और इसे ट्रांसफॉर्म करता है कंट्रोल सेंटर तक. अब वर्क आता है कंट्रोल सेंटर का वर्क. कंट्रोल सेंटर को हम इंटीग्रेटर भी कहते हैं. ये स्टिमुलाई रिसीव करता है रिसेप्टर्स अलॉन्ग विद द अफरेंट पाथवे. कंट्रोल सेंटर आइडेंटिफाई करता है उसका सेट लेवल पॉइंट. कंट्रोल सेंटर एनालाइज करता है रिसीव इन्फॉर्मेशन को और डिटरमाइन करता है सूटेबल रिस्पॉन्स. अगर ये सूटेबल होता है तो ये सेंड कर देता है अफेक्टर के पास. अफेक्टर्स ऑर्गन्स लाइक मसल्स, ग्लैंड्स, ये फंक्शन करता है अफेक्टर ऑर्गन की तरह. ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है कंट्रोल फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स पे. फॉर एग्जांपल फीलिंग कोल्ड, यहाँ रिसेप्टर का काम स्किन कर रहा होता है. नर्व इम्पल्स फॉर नर्व इनकोडिंग इन द स्किन. ये इन्फॉर्मेशन सेंड करता है हाइपोथैलेमस को, जो कंट्रोल सेंटर का काम कर रहा होता है. अगर कंट्रोल सेंटर को सूटेबल लगता है तो ये स्केलेटल मसल्स को भेजता है जो कि इफेक्टर का काम कर रहा होता है और हीट प्रोड्यूस हो जाता है. द इफेक्टर एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स ओन इफेक्टर्स ऑन द कंट्रोल वेरिएबल सिस्टम. फीडबैक सिस्टम 2 तरह का होता है: पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम या मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम या मैकेनिज्म. नेगेटिव फीडबैक सिस्टम या मैकेनिज्म ज़्यादातर होम्योस्टेसिस इन्वॉल्व करता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से. इसमें फाइनल रिस्पॉन्स जो हो रहा होता है एज अ रिज़ल्ट ओरिजिनल इंटेंसिटी से कम हो जाता है. For example, hypothalamus regulates the temperature of the body by negative feedback system.
blood level of glucose, oxygen, carbon dioxide and minerals, breathing rate, blood pressure, heart rate, all are regulated by the negative feedback mechanism. एक फ्लो चार्ट से इसे समझने की कोशिश करते हैं. मान लेते हैं होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया. रिसेप्टर जो ब्लड वेसल्स में है वो एक इनपुट लेगा नर्व इम्पल्स से कंट्रोल सेंटर तक पहुंचेगा. ब्रेन इसे इंटरप्रेट करेगा, आउटपुट भी नर्व इम्पल्स के ज़रिए जाएगा और इफेक्टर जो हार्ट है, हार्ट रेट डिक्रीज़ कर देगा. अगर और कम की रिक्वायरमेंट है दोबारा ये सर्कल होगा. अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन हो गया, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगा. अब देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम या मैकेनिज्म. पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रेयरली अकर होता है क्योंकि इसमें टेंडेंसी होती है ज़्यादा होने का. इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑल्सो टू इंक्रीज द ओरिजिनल डिस्टर्बेंस. यूजुअली the positive feedback mechanism do not require to uninterpret adjustment. These system control the intermittent and explosive event. For example, blood clotting and birth of baby. Let's understand with the flow chart. जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू होगा, इसकी वजह से स्ट्रेचिंग आना शुरू हो जाएगा सर्विक्स में. इस स्ट्रेचिंग को सेंस किया जाएगा सेल इन सर्विक्स जो नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा. ये सेल्स रिसेप्टर का काम कर रहा होगा. नर्व इम्पल्स सेंड करेगा ब्रेन को. ब्रेन एज अ कंट्रोल सेंटर काम कर रहा होगा जो इनपुट लेगा रिसेप्टर से, सर्विक्स सेल से. ब्रेन ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगा. मसल्स ऑफ यूट्रस सेल वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगा फोर्सफुली और ये पूरा साइकिल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाएगा. वी हैड कंप्लीटेड ओवर टू द टॉपिक. Don't forget to like, share and subscribe. If you have any query, please comment in comment box or mail us on Examine Pharmacy. Official mail ID examineofficial@gmail.com. Thank you for watching.